डॉक्टर सूर्यबाला, हिंदी की जानी मानी लेखिका। आज उनका आत्मसंस्मरण सुनिए। डिप साहब की तीसरी बेटी। मुझे गर्व होता है कि हिंदी साहित्य के यशस्वी लेखकों की रचनाओं को मैं स्वर देती हूँ। प्रस्तुत है सूर्यबाला जी का आत्मसंस्मरण, डिप साहब की तीसरी बेटी। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, बनाम सैदपुर में शेक्सपियर अंकल। यवनिका फिर उठ रही थी। खासे सस्पेंस भरे नाटक की शुरुआत। दृश्य 1। विवाह के बाद विदा होकर बनारस से लगभग 35 किलोमीटर दूर सैदपुर के एक छोटे से गांव में कच्ची पक्की सड़क के गड्ढों में धचकती हमारी मोटर कार। चिकने लकड़ी के खंभे पर लटकते गैस के हंडे वाले जिस दरवाजे पर रुकी वो बड़े लाला की बकरी थी। कार के रुकते ही अंदर बाहर बहू उतारने की खलबली में आती झांकती आवाज़ों में एक ने खिड़की के पास आकर वर नामधारी से पूछा, बहुआर की साड़ियाँ किधर हैं फलाने? वही साड़ी पहनकर दुल्हन उतारी जाएगी ना? पति ने झुककर मुझसे पूछा। मैंने बिना कुछ बोले बक्से की चाबी पकड़ा दी। इसके बाद लोहे मूसल की अगवानी के साथ फुट भर लंबे घूंघट और हाथ में कुतुब मीनार सलीखा सिंदूरा थामे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये शोध छात्रा और आज की लेखिका बनाम सैदपुर की दुल्हन एक सर्वथा अनाम अदेखे अजाने व्यक्ति के साथ गांठ जोड़े ससुरालय की देहरी पर उतार दी गई। ये दूसरी बात है कि उन्हीं किन्हीं क्षणों में मेरे अवचेतन ने इस फुट भर लंबे घूंघट के भीतर से ही अपनी स्त्री की मुक्ति तलाश ली थी। कौन रोक सकता है इस मुक्ति कामना को? मुक्त हूँ मैं अपनी सोच में लहर दर लहर, और सोच पर कौन बांध बनाए जा सकते हैं? इधर उधर, अरे गिरना मत, ध्यान किधर है तुम्हारा? अभी घूंघट की इस लंबी सुरंग के नीचे सिर्फ नीचे देखते हुए ऊंचे नीचे कच्चे फर्श पर चलते चले जाना है, समझी? उठने वाले कदमों के नीचे की ज़मीन की ऊंचाई नीचाई अंदाजते हुए फर्श कच्चा है, ऊंचा नीचा तो होगा ही। पाँव धुआई के बाद सूप चलनी बक्सों और अलगनियों से अटी कोठरी में एक तरफ बिठाई गई मुझसे कुटुंब की सबसे बड़ी बेटी का पहला रोबीला डायलॉग था। घर में रहते बसते कुछ दिन हो जाएं तो पूरी उम्र पड़ी है बतियाने की। अभी से कार में ही आपस में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, समझी? ये गांव है, यहाँ शहर की रीत नहीं चलती। घूंघट के अंदर मैं अवाक थी, नहीं कह सकती थी कि मैं तो बोली भी नहीं, सिर्फ पूछने पर चाबी पकड़ाई थी बस। खैर, लेकिन कहती भी कैसे और किससे? बोलने की मनाही जो थी। सूरज तपता भी है। जेठ की गर्मी में चुचुहाते पसीने के बीच ही औरतों की ठस्सम ठस के बीच दीवार से सटा कर रखे आदिवासियों की सी शक्ल वाले देवी देवताओं बनाम कुल देवता की पेडिग्री से परिचित कराया गया। इधर फूल उधर अक्षत, इधर सेंदूर हल्दी एपन, हाँ ऐसे चढ़वाया गया। कुल 2.5 महीने पहले आज की साहित्य परिशिष्ट में प्रकाशित दहेज प्रथा के लिए क्या नवयुवक दोषी नहीं? शीर्षक वाले लेख की इस लेखिका का ऊंट पहाड़ के नीचे सैदपुर की इस बखरी नुमा गुफा में आ गया था। हल्दी एपन के बाद अब आचार संहिताओं वाले श्लोकों का सस्वर पाठ चल रहा था। हाँ, ये हैं तुम्हारी बड़की सासू, ये चचिया सास, ममिया सास, आओ ना भौजी, फुआ सास, ये बड़ी ननद, उससे छोटी, इधर आ बबनी, ये मिसरानी चाची, ये उपरोहितिन, ये भक्तिन, ये पंडितानी, ये चुड़िहारिन मामी, ये पड़ोसिन मामी, सबका गोड़ पड़ो अर्थात पैर छुओ, दोनों हाथों से अचरा अर्थात आंचल पकड़ के, गोड़ दाब दाब के माथा टेको और ठीक से समझो क्या कहा जा रहा है। दूसरी बार ना सुनना पड़े कि इतना पढ़ाई की लेकिन गोड़ले पढ़ना नहीं सीखा। पढ़ाई लिखाई का ई मतलब थोड़ी ना है कि लोक लाज ताक पर धर दे मनई, समझी?
अथ पंडितानी जी उवाच। खुश रहो, लेकिन एक बात गांठ में बांध दो दुल्हन जी कि आगे आपको गांव बकरी में कभी उल्टी पल्ला उघारे मुंह नहीं आना है। काहे से कि गांव समाज की अपनी कुल मर्याद है। अब ई देखो कि बूढ़ हुई तुम्हारी सास भी अभी माथा ढाँप के ही चलती है। यह तो अपने देश की रीति है। ये सुनते ही गुमान से भरी सासू जी ने खुश खुश अपने माथे का पल्ला थोड़ा और नीचे खींच लिया। कम से कम ससुराल की देहरी पर पैर रखने वाली बहू जब देखेगी कि इस घर की सासू ही बड़ी बूढ़ियों के सामने 4.5 इंची लंबे घूंघट वाला लिहाज निभा रही हैं तो लाख मुंह जोर हो, आपसे आप लाज आएगी ही। वैसे भी विवाह पूर्व से सरनामी हो गई थी कि आने वाली दुल्हन चूल्हा चौका सीना पिरोना नाच गाना तो जानती ही है। वो तो खैर ठीक है, लेकिन सुनने में आता है कि वो तो छंद कविता भी रचती है। और तो और अखबार में उसकी फ़ोटो भी छपती है। यानी ब्याह से पहले ही मुँह उगड़ जाना। तो भैया बहू की मुँह दिखाई क्या होएगी। हा हा ही होने लगी। इस बात पर सासू जी ने माथे का पल्ला थोड़ा और नीचे खींचा, जैसे उनका चेहरा ही उघड़ गया हो। गौर फरमाने की बात है कि सासू जी गर्वोन्नत भी हैं और सहमी हुई भी। अपनी पुत्र वधू बनी शोध छात्रा से तो उसके एक एक कदम पर चौकन्नी दृष्टि रखी हुई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली बहू इस गांव में तो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन अब ओखली में सिर दिया है। इज्जत तुम्हारे हाथ है मालिक। पुकारा तो हिम्मत आई। हाँ तो दुल्हन घूंघट के भीतर से इधर उधर चक्कर बकर देखने की कोशिश हरगिज नहीं। झुकी गर्दन ही नहीं, झुकी आंखें भी, लगातार अपने से आगे चलते पैरों का अनुगमन करते हुए। वाह महाजनो येन गता सपंथा। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई ना। धुआंती रसोई में मजदूरों को दी जाने वाली रोटी बेलते हुए चली थी अपने गुड़ शऊर का परचम लहराने। चौथे दिन चुप से रसोई के दरवाजे पे पहुंच गई। इशारे से पूछा, बोल तो सकती नहीं थी, कि रोटी बेलूं मैं। लोग खुश। सासू जी निहाल। लाख पढ़ाई की हो, तौर तरीका और सलीका तो है ही कम से कम। जनाक से बैठी, घूंघट आंचल संभालती फुर्ती से आटे की लोई बनाई और चला दिया बेलन। लेकिन ये क्या, चकले पर रखी आटे की रोटी तो बेलने के साथ मिट्टी की तरह फटती जा रही है। ऐसा आटा तो कभी ना देखा ना सुना। जितना जितना समेटती जाती हूँ उतनी उतनी फटती जा रही है रोटी। वाह भाई वाह, इतनी पढ़ाई की लेकिन जौ की रोटी बेलना नहीं आया। टेहकारी भरी ठिठोली। सन्न चकले बेलन पर चलते हाथ कांपने लगे। कलाइयों में पहनी दर्जन भर लाल कामदानी चूड़ियाँ खतरे की घंटी बजाने लगीं। लंबे घूंघट के भीतर छूटता पसीना, गर्दन से पीठ तक तरबतर। घबराहट से पसीजती हथेलियाँ। जितनी कोशिश करती जाती जौ की रोटी के किनारे और ज़्यादा फटते जा रहे थे। भनक पाकर कुछ और छींटदार किनारेदार धोतियाँ आकर खड़ी हो गईं घटना स्थल पर। शेष जनानियों में भी ओखली मूसल सिलबट्टे पर जो जहाँ थीं वहीं से मौकाए वारदात के बारे में जानकारी ले रही थीं। पढ़ी लिखी बहू के बाकायदे चकले बेलन के साथ चल रहे वाकये पर। आंगन में पंखी झलती बड़की अम्मा, छोटी फुआ, दानापुर वाली मामी, नौतनवा वाली चाची, कमालपुर वाली मौसी, आंगन से ओसारे तक पढ़ी लिखी बहू पर हंसी ठहाकों के फव्वारे। हाल ही में सासू जी की पदवी से नवाजी गई उस स्त्री पर भी कम प्रेशर नहीं था जवाबदेही का। कुछ न कहकर भी जेठानियों देवरानियों की आंखें कूटनीतिक हंसी के छर्रे छोड़ रही थीं। बड़े भाग से तानेबाजी का मौका हाथ लगा था। ले आओ, इतनी पढ़ी लिखी अब बहू लाई हो तो जौ की रोटी बनवाने के लिए। अब वो कागज़ कलम दबाएगी, कोर्ट कचहरी चलाएगी कि तुम्हारी जौ की रोटी थोपेगी। धन्यार्थ ये है कि अब तो रोटियां थोपोगी तुम और हुक्म चलाएगी तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू। द्व्यर्थी संवादों के धनाधन बचते धन्यार्थों को ये शोध छात्रा बहू समझ ना पा रही हो, ऐसा भी नहीं। उफ, लाख कोशिशों के बावजूद ये अयोग्यता बनाम बेसहूरी लोगों की नज़र में आ ही गई। पट्टीदारियों के कलेजे में पड़ी ठंडक से सासू जी का चेहरा हारे हुए खिलाड़ी सा मायूस होता जा रहा था।
पसीना पोंछने के बहाने के बावजूद चूड़ियों पर छलक गई एक आध आंसू की बूंदें आटे की लोई और ज़्यादा पसीजने लगी कि उठो उठो दुल्हन, कोनो बात नहीं। अरे कल की आई बहुरिया काम कराने पहुंच गई, इतना कम है? आजकल शहर में कहाँ बनती है जौ की रोटी, हम जानते नहीं हैं क्या? ये तो सासों की नई आई बहुरिया से दिल लगी है। उठो, हम बेले देते हैं। श्रीहद भय हरिये है राजा, चले थे धनुष उठाने, अपना सा मुँह की खाके वापस। अपनी अयोग्यता के सार्वजनिक हो जाने, दुख लज्जा और अपमान से मुक्ति आसान नहीं। यहाँ तुम्हारे प्रसाद, कामायनी, प्रेमचंद, गोदान, गबन और यशपाल, दिव्या को कोई टके से नहीं पूछने वाला। कोई औकात नहीं तुम्हारी, क्योंकि जौ की रोटी बनानी नहीं आई ना। पद्माकर से बिहारी और बिहारी से घनानंद तक कतार से सिर झुकाए खड़े हैं तुम्हारी तौहीनी पर। चले जाओ ध्यां क्या करो, हाथिन को व्यापार, नहीं जानत यही पुर बसें दुहबी ओढ़ कुम्हार। गांव और ग्राम्य जीवन पर बड़ी विमुग्धकारी कविताएं पढ़ी थी ना। आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, ऐसी शोभा और कहाँ है। काशी फल कुष्मांड कहीं हैं, कहीं लौकियां लटक रही हैं। सारी लौकियां तीत लौकियों में तब्दील हुई जा रही हैं। चंदरबाई से निराला तक यहाँ एक ही बॉल पर आउट हो गए। 6वीं से BA तक माखन चोरी, रेड राइडिंग हुए कृष्ण सुदामा से उपेंद्र नाथ अश्क और राम कुमार वर्मा तक के खेले गए नाटकों से जीते पदक मेडल इस समय किसी काम नहीं आ रहे। और सपनों के राजकुमार वाले एपिसोड का भी क्या हश्र होना है कौन जाने। मर्चेंट नेवी की सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी संघिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के सुदर्शन इंजीनियर जैसे नाम के ग्लैमर के इर्द गिर्द नाना करते भी एक इंद्रजाल रचने वाला सपना चारों खाने चित्त धराशायी था। अब तो ये हो रहा है सच। ये मैं ही हूँ ना, या कोई नौटंकी बाज नट लड़की अदृश्य तनी रस्सी पर लगातार कांपते पैरों का संतुलन साध ले जाने की जी तोड़ कोशिश करती। ओह कितना कठिन है कभी कभी सिर्फ चुप रह जाना भी। अपनी ही छाया उपहासी हंसी हंसती है। ये क्या नौटंकी चल रही है, जबान नहीं है तुम्हारे मुंह में? अंदर एक जोरदार भिड़ंत होती है, मौन की जुबानी तकरारों की नौटंकी। कौन नहीं है नौटंकी बाज यहाँ? तत्क्षण BA में हमारे लेक्चर देने आए प्रोफेसर BL साहनी का पहला ही वाक्य पहले लेक्चर के दौरान, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर एक्टर्स। तो यहाँ सैदपुर के इस छोटे से गांव में इस अदना सी लड़की को उद्बोधन का मंत्र देने के लिए थैंक यू शेक्सपियर अंकल। सचमुच स्टेज पर सैकड़ों दर्शकों के बीच में गोल्ड मेडल हथियाने की सार्थकता ही क्या अगर जिंदगी के मंच से फ्लॉप हो गई है अभिनेत्री। सारे दोहों कवित्व छंदों का अर्थ क्या सिर्फ लिखे और छपे हुए अक्षरों तक ही निर्मित है? अरे असली परख तो उनकी ज़िंदगी की प्रयोगशाला में होती है। तो अगर उनकी थमाई पतवारों के सहारे हचकोले खाती नौका खेल ले गई तो ठीक, वरना सारी पोथियाँ उसी धारा में बहती नजर आनी। नहीं, फ्लॉप नहीं होने पाएगा मेरा शो। अपने आप को प्रमाणित करके रहेगी अभिनेत्री। चुनौतियों के सामने हथियार नहीं डालेगी। शर्त बस एक, आप साथ बने रहना शेक्सपियर अंकल इस सैदपुर की बकरी में। सारे तानेबाजियाँ खा पचाकर अगले दिन फिर पहुंची रसोई में। अरे वाह, आज गेहूं की रोटी बेली जानी है। झट बेलन चकला खींच लिया, पूरी तत्परता से गोल गोल रोटी बढ़ाती चली गई चकले पर। मजमा वापस जुटने लगा था। दानापुर वाली, कमालपुर वाली, नौतनवा वाली चाची, फूआ, मामी, बीचों बीच मेरी चूड़ियों की सुन फुन के साथ पतली गोल रोटियां नाच रही थी चकले पर। उतनी ही तत्परता से मजमा वाहवाहियों की दाद दे रहा था। नहीं भाई, दुल्हन शहूरदार है। जितनी पढ़ाई लिखाई उतना ही गुण शहूर। काम धाम के लिए हमेशा तैयार, हाथ भी तेज चलने वाला, पर घुसनी नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाली। बस बस अब छोड़ दो दुल्हन, जाओ सुस्ता लो। गाड़ी वापस पटरी पर आ गई है, जाओ सुस्ताओ। सत्य कथा के इस मोड़ पर मेरी कहानी के कई भाष्य हो सकते हैं। सच कहें तो हर स्त्री लड़की इस पर अपने भाष्य के लिए स्वतंत्र है
और कोई भाष्य गलत भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस लड़की की दृष्टि, संस्कारों, स्वभाव और मान्यताओं का सच होगा। भाष्य नंबर 1। अभी इसी दम अपने 12 इंची घूंघट के पट उठाओ और इन पंडितानी, पुरोहितिन, बड़की, छुटकी ताई, चाची आदि के सदियों पुराने अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाओ, रोशनी फैलाओ कि देखिए आपके सीधे उल्टे पल्ले वाली दकियानूसी दुनिया, विचार और धारणाएं अब बहुत पुरानी पड़ चुकी। समय उस खूंटे से रस्सी तुड़ाकर बहुत आगे निकल चुका है। घूंघट की वजह से एक ही दुल्हन दूसरे दूल्हे के साथ बदल चुकी है। हमारे समाज में स्त्री के लिए कितना बड़ा अभिशाप सिद्ध हुआ है ये सब। बड़ी दारुण कहानियाँ, फिल्में तक बन गईं। पर्दा प्रथा के अनर्थों की वजह से इसके खिलाफ आंदोलन तक चल चुका। उनके आह्वान पर ही स्त्री अब अज्ञान के अंधेरे से निकलकर बाहर आ रही है। आप सरीखी स्त्रियां स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बाहर आकर जेल की सज़ा काट चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी स्त्रियां, झांसी की रानी लिखकर सारे देश में जागरण की लहर फैला चुकी हैं। और आप लोग सैदपुर की गोबर लिपि बकरी में सीधे पल्ले का उल्टा पल्ला करती हुई मुझे फुट भर लंबे घूंघट की चेतावनी दे रही हैं। अच्छा हो आप लोग मेरी बात मान इस कूप मंडूकी से तौबा करें। चुप कर बोल भी पाएगी? अभी तक एक शब्द भी सस्वर बोल नहीं पाई है किसी से। फिर एकाएक तेरी जबान में साउंड ट्रैक भरेगा कौन? जबान खुलेगी कैसे तेरी? जबान खोलकर खुले में मैदान में लड़ने के लिए ललकारने के आक्रामक तेवर हैं क्या तेरे पास? अरे ये तुझे ऐसी पटकनी देंगी, तेरी ऐसी फजीहत करेंगी कि सारे गांव में थपोड़ी पिट जाएगी, कहीं की न रहेगी तू। भड़क गई मेरे अंदर की दूसरी मैं, आहत भी हुई। देखो जबान खोलने की चुनौती मुझे मत दो। मैं अपने दावानल से गरजने और अपनी गर्जना से पूरे घर को भूकंप की तरह हिला देने वाले जीजा जी तक को खुली जुबान से उन्हें उनकी हैसियत बताकर चुनौती दे चुकी हूँ। अपने घर जीजी को विदा कराने आए जीजा जी का किसी बात पर जीजी को बुरी तरह झिड़कना ही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। हीक भरकर एक एक शब्द पर जोर देकर चेताया था मैंने उन्हें कि आप मेरे घर में मेरी जीजी को कुछ नहीं कह सकते। आँख फाड़े विस्फारित से मुझे देखते रह गए थे, फिर अकबका कर सीढ़ियाँ उतरते चले गए थे। और हाँ, मेरी छात्रवृत्ति के फॉर्म पर हस्ताक्षर न कर अनर्गल बोलने वाले उन अहंकारी और जातिवाद के कुटिल पासे फेंकने वाले काशी विद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शर्मा के सामने भी दबने वाली नहीं थी। मैं छात्रवृत्ति फॉर्म फाड़कर उनके मुंह पर दे मारने का इरादा कर चुकी थी। अगर गुरुजी डॉक्टर बच्चन सिंह ने मुझे प्यार से आगा पीछा सोचकर समझदारी से काम लेने के लिए प्रबोधा ना होता। लेकिन हाँ, अपने लिए अपनी खातिर आक्रामक होना और दूसरों के हक सम्मान के लिए खड़ा होना, दोनों में बड़ा अंतर है। शायद अपनी खातिर अपने पक्ष में आक्रामक होने की प्रकृति नहीं है मुझ में, लेकिन मान लो अगर होती भी तो शादी ब्याह शुभ शगुन के मंडप वाले आंगन में मेहंदी लगे हाथों और महावर लगे पैरों वाली 3 दिन की सद्य विवाहिता बहू के मुख से, बेशक उच्च शिक्षिता, अब तक के सभी लक्षणों से संतुष्ट इन ग्रामीणों और सम्माननीय रिश्तेदार स्त्रियों के प्रति आक्रामक होना उचित होता क्या? शब्दार्थों के इतिहास में भी स्थान और काल सीमाओं के उपयुक्त आचरण की संहिता बताई गई है। तो क्या ये स्थान और समय समाज परिवर्तन की प्रस्तावना के लिए उचित होगा? ये मत भूलो कि तुम्हारे अपने सुधारवादी, प्रतिरोधी या प्रकृतिगामी उद्बोधन वाले तर्क उलटकर उनके ही पक्ष में गिर सकते हैं। तुम्हारे आक्रामक तेवर उनकी दुराग्रही धारणा की पुष्टि करेंगे। पढ़ी लिखी लड़कियों के प्रति उनकी शंकाएं पूरी तरह सही साबित हो जाएंगी। वे तो पहले से ही तुम्हारे खिलाफ तमाम सारे जिरह बख्तरों से लैस लड़ाई छोड़ने के मूड में थीं। अब तुम्हारा तेवर उस आग में घी की तरह काम कर सकता है। ये भी मत भूलो वे इस समय तो तुम्हें नसीहत देने के मूड में हैं, तुम्हारी नसीहतें सीखने के नहीं। और सबसे बढ़कर तुम एक हो, वो अनेक।
और जरा उस स्त्री की तरफ देखो जो जीवन में तुम्हारे सबसे प्रिय हो गए व्यक्ति तुम्हारे पति की माँ है, जो तुम्हें बड़ी भोली साधों के साथ ब्याह कर लाई है। वो अपनी इन तथाकथित अनुभवी अग्रजाओं और समवयस्काओं के व्यंग बाणों से पहले ही काफ़ी बेधी जा चुकी है, इसलिए आशंकित भी है। तुम्हें लेकर उसे बहुत कुछ अग्रिम सुनना पड़ा है। वो प्रतिकार की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि अभी उसने तुम्हें परखा जाना ही कितना है। इन निपट ग्रामीणों ने एक तरह से तुम्हें लाकर एक बड़ा खतरा उठाया है। इस समय तुम्हारा जरा सा त्याग, जरा सा सब्र, जरा सा आदेश पालन, या कह लो एक्टिंग ही सही, उसे दुविधा और द्वंद्व के कितने बड़े भंवर से निकाल सकती है। उस माँ की खुशी, गैरों से तुम्हें मिली प्रशंसा तुम्हारे प्रिय हो गए व्यक्ति को भी कितना विमुग्ध निश्चिंतता देगी, तुम सोच नहीं सकती। विभोर हो जाएगा वो। ये खुशी तुम्हारे और उसके भावी जीवन के रिश्ते को और प्रगाढ़ करेगी। और सबसे बढ़कर ये मत भूलो कि इस सीधे साधे ग्रामीण कुटुंब का बहुत उपकार है तुम पर। इतनी जल्दी भूल गई कि तुम्हारी माँ तुम्हारे विवाह के लिए जब मकान बेचने जा रही थी तो इसी कुटुंब के मुखिया ने कहलवाया था कि वे कुछ देंगी भी तो हम नहीं लेंगे, जो तुम इतने वर्षों से अपनी बहनों के वर पक्षों से सुनना चाह रही थी। हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, हमें सिर्फ एक सुंदर, सुशील, सुशिक्षित से ज़्यादा एक अच्छी लड़की चाहिए। इस समय तुम्हारी जरा सी बेसब्री और उनकी गलतफहमी की वजह से तुम अच्छी लड़की होने के बावजूद मुंह जोड़ लड़की बहू की श्रेणी में डाल दी जाओगी। जो तुम हो वो पक्ष दब जाएगा, जो तुम नहीं हो वो प्रबल हो जाएगा। तुम चाहो तो फिर से अपने मन को ये समझा सकती हो कि सबका अर्थ ये नहीं कि तुम तब्बू, कायर, हद की समझौता परस्त या मूर्ख हो, हीन हो, निरीह हो। तुम अपने आत्मसम्मान का परिचय कई बार अपने ऊपरी नुकसानों को झेलकर प्रमाणित कर चुकी हो। गलत को सही नहीं कह समझ या स्वीकार रही हो, लेकिन अच्छा हो अगर तुम इस गलत को सही करने के लिए थोड़े सही समय की प्रतीक्षा करो। गांधी जी के सत्य के प्रयोग सही हैं, वे महात्मा थे। पूरे देशवासियों और स्वयं अपने जीवन को निरंतर ऊर्ध्वमुखी करने के लिए वे प्रयोग करते रहते थे। तुम्हारी उनकी क्या बराबरी, लेकिन जीवन के साथ प्रयोग तो हर कोई कर सकता है। प्रयोग सफल होगा या असफल ये भी कोई नहीं जानता। असफल भी हुआ तो ये एक अनुभव तो होगा ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी का आत्मसंस्मरण, डिप साहब की तीसरी बेटी। एक उच्च शिक्षित, संस्कारी, शहरी लड़की जब ग्रामीण परिवार की बहू बनकर आई तो उसने कितनी समझदारी से परिवार की अशिक्षित, परंपरावादी रिश्तेदार स्त्रियों के साथ अपने को समायोजित किया, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। स्त्री विमर्श के समर्थक इस गुण को समझ भले न पाएं, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि परिवार को चलाने के लिए स्त्रियों में सहनशीलता और इन गुणों का होना बहुत आवश्यक है। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। आशा है डॉक्टर सूर्यबाला जी के आत्मसंस्मरण को सुनकर आप जरूर प्रभावित हुए होंगे। मिलते रहेंगे। आपका समय शुभ हो।